हेलो दर्शकों, यूपीएससी स्टूडेंट एवं सभी स्टूडेंट, राज सिंहासन आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में रोज की तरह संसदीय शासन प्रणाली का चैप्टर चल रहा है। भारतीय संघ में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संसद के भवन एवं संसद के सभागृह, इनके बारे में आपको पता होगा ही। अब देखिए कि जरा संसद के जो दो सभागृह होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, अखिल भारतीय संघ की विधायिका के तौर पर जब कार्रवाई शुरू होती है तो संसदीय कार्य प्रणाली में कुछ तिथियां, कुछ पद्धतियां, कुछ बातें होती है। लोकसभा सदन एवं राज्यसभा सदन, वो सदन में विधायिका के तौर पर किस तरह से कार्यवाही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद में अखिल भारतीय संघ के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जिस चीज का भी प्रस्ताव रखा जाता है, बिल रखे जाते हैं, विधेयक रखा जाता है, उसकी भाषाएं कौन सी होगी। सबसे विशेष बात यह है, संविधान सभा ने जब संविधान में से भारतीय संसदीय क्षेत्र के लिए भारतीय संसदीय सभागृह में कार्य प्रणालियों के लिए कौन सी भाषा हो, इस पर मंथन हुआ। हमारे संविधान सभा में इस पर मंथन हुआ। वैचारिकता के आधार पर प्रथमता संसदीय शासन प्रणाली के तहत संसद के दोनों भी सभागृहों में किसी विषय वस्तु में चर्चाएं, लिखित उत्तरें एवं बोली भाषाएं, इसके लिए महत्व अंग्रेजी को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा उस समय जरूरी थी एवं उस समय में अंग्रेजी भाषा में ही ज्यादातर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान एवं सुविधाएं उपलब्ध थी, तथा भारत संघ में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा को भी माना गया। उतना ही महत्व हिंदी भाषा को भी दिलाया गया है। जबकि भारतीय राज्य घटना चालू होने के दिन से 26 जनवरी 1950 से लेकर अंग्रेजी भाषा के लिए 15 साल का समय संसदीय कामकाज पद्धति में दिया गया था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 15 साल आगे, 50 प्लस 15 = 65। 1965 में भारतीय संघ के संसद के दोनों भी सभागृह, लोकसभा एवं राज्यसभा में स्वयं अंग्रेजी का वापर 15 साल के बाद कम हो जाएगा, ऐसी मान्यता संविधान सभा में दिलाई गई थी। लेकिन
1963 में जब राजभाषा के तौर पर कानूनन कार्रवाई कराई गई, तो 1963 में भारत राष्ट्र की राजभाषा हिंदी को दर्जा दिलाया गया। हिंदी भाषाओं को भारत राष्ट्र की राजभाषा के तहत माना गया। उसमें भी कामकाज की शुरुआत कराई गई दोनों की सदन में एवं संघ के जहाँ जहाँ हिंदी भाषिक राज्य है, स्टेट है, वहाँ पे भी स्टेट के राज्य के विधायिका तौर पर हिंदी भाषा को अपनाया गया। कुछ कुछ स्टेटों ने नहीं अपनाया, अपने मातृभाषा को ही अपना लिया। अपने मातृभाषा में भी स्टेट का कारोबार शुरू होने लगा। लेकिन 1963 में भारत राष्ट्र की राजभाषा कानून हिंदी के बनने के बावजूद भी अंग्रेजी की निरंतरता चलती रही, जो अभी तक चल रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट एक बात ख्याल में रखिएगा, भारत राष्ट्र की राष्ट्र संघ की भाषा राष्ट्र भाषा के तौर पर हिंदी को अपनाया गया है, लेकिन साथ में अंग्रेजी भी चलती है, अंग्रेजी की भी निरंतरता चल रही है। संघ के कुछ कुछ राज्यों में, जैसा कि 28 घटक राज्य है, संघ के कुछ कुछ राज्यों में अपनी अपनी भाषा में अपने स्टेट का कारोबार चलाया जाता है। लेकिन नेशनल लेवल पे, जैसे कि महाराष्ट्र लीजिए, मराठी लैंग्वेज उनकी, यूपी में लीजिए हिंदी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती, तमिल में तमिल। ऐसा एक स्वतंत्रता के आधार पर घटक राज्य को अपनी घटक राज्य की मातृभाषा में कामकाज करने की मुहावी है। लेकिन मध्यवर्ती सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में बतौर राष्ट्र की राजभाषा हिंदी में कामकाज चलाया जाता है, साथ में अंग्रेजी भी वापर में लाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, अगर किसी संसद सदस्य को, वो लोकसभा सदन हो या वो राज्यसभा सदन हो, अगर संसद सदस्य चाहे अधिवेशन के समय हो या प्रश्नकाल के समय हो या किसी संयुक्त अधिवेशन में हो, यद्यपि अधिवेशन के अध्यक्ष जी एवं सभापति चाहे तो संसद सदस्य को अपने मातृभाषाओं में बोलने का, संभाषण करने का मौका दे सकते हैं। भाषाएं हर कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जो भी अपने दिल की भावनाएं प्रदान करने का एकमेव माध्यम भाषाएं होती है। या किसी विशेष परिस्थितियों के ऊपर या किसी विशेष स्थितियों में जिस तरह से अल्फाज अपनों में से निकाले जाते हैं, वो भाषा के जरिए से ही होते हैं। तो इसीलिए भारत संघ के दोनों के सदनों में राजभाषा हिंदी का अनन्यता पूर्वक महत्व है। इसके बाद हम देखते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं, सदन की गणपूर्ति। भाषाओं के बारे में देख लिया, अब सदन की गणपूर्ति कितनी हो ताकि
सदन का कामकाज, सदन का कार्यवाही आरंभ हो सके। जैसा कि भारत संघ के संसदीय कार्य प्रणाली में जब संघ के लिए कार्य किया जाता है उस समय लोकसभा एवं राज्यसभा एवं संयुक्त अधिवेशन या दोनों का अधिवेशन, सेपरेट अधिवेशन या दोनों सदनों का स्वतंत्र कार्यकाल खंड जब किसी विधायक स्थितियों में विधायक के ऊपर, बिल के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर एवं विशेष स्थितियों में अधिवेशन में चर्चाएं कराई जाती है, ऐसे समय अधिवेशन में तो लगभग सभी संसदीय सदस्यों को प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता है। राष्ट्रपति जी कार्यालय की ओर से एवं पार्टी व्हिप कार्यालय की ओर से दोनों भी सदन के सदस्यों को व्हिप जारी किया जाता है या राष्ट्रपति जी कार्यालय की ओर से अधिवेशन के कार्यकाल में हर एक पार्टी के संसद को, दोनों भी सदन के सांसद को प्रेजेंट रहना ही पड़ता है, ये जरूरी होता है। लेकिन आम तौर पर किसी बात पे, किसी विधेयक पे या किसी स्थितियों में, किसी चर्चाओं के दरमियान सदन का कार्यकाल, सदन की कार्यवाही चलाने हेतु कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए या कितनी संख्याओं में सदस्य सदन में प्रेजेंट होने चाहिए, उसे ही कोरम कहलाया जाता है। तो जैसा कि लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए एकंदरी सांसद के 10% सांसद की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन अनिवार्य किया जाता है। ये नियमावली है, संसदीय कार्यप्रणाली की नियमावली। उसके तहत ही जैसा कि मिसाल के तौर पर लोकसभा में चर्चाएं चल रही है और वो सदन का, सेपरेट लोकसभा सदन का मामला है, कोई अधिवेशन की स्थिति नहीं है और सदन में ऐसे समय कोरम की कितनी संख्याएं उपलब्ध हो, इसके बारे में अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा मान लीजिए कि हमारी व्यवस्था में लोकसभा के लिए ज्यादातर 550 सदस्यों को निर्वाचित करने का शर्त दिलाया गया है, जो कि वर्तमान स्थिति में 543 नियुक्त होकर आते हैं एवं 2 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। 543 सदस्य पब्लिक की ओर से और 2 सदस्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से नॉमिनेटेड किया जाता है, जो लोकसभा में होते हैं। तो टोटल फिगर बना 545। लेकिन सदस्य संख्या के मुताबिक अगर देखा जाए तो सदनीय, लोकसभा की सदनीय कार्यवाही शुरू कराने हेतु कोरम की संख्या मिनिमम 55 हो, मिनिमम 55 हो। ऐसा एक स्थिति होती है कि जब 55 सदस्य नहीं हो तो वैसे समय, कुछ समय के लिए सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कार्रवाई की, सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं। जब कोरम की स्थिति लोकसभा में 55 सदस्य पूर्ति हो चुकी है, उस समय सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी
सदस्य के सामने कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उसी प्रकार संसद का दूसरा सदन जो राज्यसभा है, राज्यसभा की लगभग सुनिश्चित तौर पर सदस्य सभासद संख्याएं 250 मानी गई है। जो सदन कभी बर्खास्त नहीं होता, जिस सदन की संख्या कभी विघटित नहीं होती, तो ऐसे समय राज्यसभा में किसी विषय पर राज्यसभा सदन के क्षेत्र के अंतर्गत चर्चाएं चल रही हो, ऐसे समय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जो कि उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वो उस समय तक सभा का आयोजन या कार्यवाही शुरू नहीं करते जब तक 250 का 10% 10% यानी 25 सदस्य सदन में प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देती, तब तक राज्यसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। जब कोरम की गणपूर्ति यानी सदस्य की संख्या कम से कम 25 पूरी मात्रा में हो चुकी हो, ऐसे समय सदन के अंतर्गत के विषय पर चलने वाली चर्चाएं माननीय सभापति शुरू करने की परमिशन दे सकते हैं। इतनी बात ख्याल में रखिएगा। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, सत्र एवं सत्रावसान। सत्र सेशन जिसे कहलाया जाता है। लोकसभा में भी सत्र होता है, राज्यसभा में भी सत्र होता है। यो लोकसभा राज्यसभा मिला के संयुक्त सत्र भी होता है। जैसा कि सत्र के बारे में बात देखी जाए तो हम ये देखना चाहेंगे, सत्र के बारे में भारत संघ के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली के मुताबिक सत्र का वो उद्देश्य होता है कि सभी सदस्य भारत संघ के बतौर सांसदीय सभी सदस्य इकट्ठा हो, अपने विचारों का प्रकटीकरण हो, देश के कल्याणात्मक स्थितियों लाने के लिए, देश के लोगों के लिए विकासात्मक भावना की दृष्टि से अपनी अपनी स्थितियां क्या, या इस सत्र में देश के व्यापक हित को ख्याल में रखकर दोनों सदनों के द्वारा या संसद के द्वारा किस किस प्रकार के विधायक कल्याणात्मक, रचनात्मक या विकासात्मक किए हुए कार्यों की स्थितियां क्या है, उसके बारे में स्थितियां बताना, ये सभी बातें सत्र में होती है। और विशेष संबंधित मुद्दों को संघ के मंत्री को भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सांसदीय सदस्यों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अब सत्र के बारे में देखते हैं कि जैसा ऐसा माना जाता था प्रथमतः कि संसद के 2 सत्र हो, यानी दोनों सत्र के भीतर में 6 माह का अंतराल हो, जैसा कि मानसून सत्र एवं विंटर सेशन एवं बजट सत्र। अब क्या हुआ, अब इस समय दोनों सेशन का
डिफरेंट 6 माह लगभग माना गया था। लेकिन फिलहाल में वर्तमान स्थिति में वास्तविकता ये है कि सत्र भारत संघ के सत्र लगभग 3 माने जाने लगे हैं। जैसा कि पहला सत्र बजट सत्र, बजट सत्र को पहला सत्र माना जाता है। वर्ष के नए साल के शुरुआती दौर पर ही, जैसा कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता था और उसके बाद में आने वाला जो मार्च होता है, मार्च 31 मार्च को समाप्तिकरण किया जाता था उस वित्तीय सत्र के साल का, वित्तीय साल का शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता था। ऐसा 1950 के बाद में कई दिन तक चला, लेकिन कुछ साल के पूर्व उसमें थोड़ा बदलाव करवा दिया गया ताकि वित्तीय कार्य एवं वित्तीय सहुलताएं हर स्टेट तक जल्दी पहुंच सके। वित्तीय कार्य का प्रणाली सभी स्टेट की या केंद्र शासित प्रदेश की सुनिश्चित तौर पर जल्दी हो सके के मध्य को ख्याल में लेते हुए आज का बजट सत्र फरवरी में ही लिया जाता है। या किसी कारणवश बजट सत्र, वित्तीय बजट सत्र नहीं बन पाता तो संसद लेखानुदान के जरिए से वित्तीय पूर्तियां पूरी कर सकती है। तो हम देखते हैं बजट सत्र साधारणतः पर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस 4 माह के बीच में किसी भी समय लिया जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में अब किसी विशेष स्थितियों को सुधारने हेतु वित्तीय बजट सत्र फरवरी में लेना आरंभ हो चुका है, जिसके परिणाम देश के बजटीय, आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों पर पूरी तरह से सही मायने में खरे उतरते नजर आ रहे हैं। ये हो गया बजट सत्र। अब इसके बाद देखते हैं हम मानसून सत्र, मानसून सेशन, जैसा कि जून से लेकर मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर में दर्शाया गया है। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 माह के भीतर मानसून सेशन कभी भी लिया जा सकता है और मानसून सत्र में भी जितना भी मानसून सत्र के पूर्व सत्र के और मानसून सत्र के बिचौले कार्यकाल खंड में भारत संघ के भारत देश एवं भारत राष्ट्र के लिए बतौर विधायिका के तौर पर केंद्रीय गवर्नमेंट की ओर से किस तरह से कार्य कराए गए हैं, देश की वर्तमान स्थितियों के अंतर्गत क्या माहौल है, क्या वित्तीय स्थितियां हैं, क्या जन कल्याणकारी स्थितियां हैं, किस किस प्रदेश में देश के संघ के अंतर्गत किस किस विषय वस्तु के लिए कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, इन सभी स्थितियों का जायजा लेने के लिए मानसून सत्र हो या विंटर सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, इन 2 सत्रों में अधिवेशन बुलाया जाता है।
सत्र बुलाया जाता है। और इन दोनों भी सत्र में देश के सभी दोनों सभागृहों के सांसद, जो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, ये अपना प्रेजेंटेशन दर्शाते हैं। और यही सेशन में जो लोकसभा की ओर से लोगों के द्वारा अपने मतदार संघ से निर्वाचित होकर जो संसद में सांसद बने होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के विकास हेतु अपने अपने ओर से क्या क्या स्थितियां हैं और विकास का, क्षेत्र का विकास की स्थितियों को मुताबिक करना चाहिए, उसके लिए अपनी अपनी स्थितियां अधिवेशन में, सत्र में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मंत्रियों को सवाल जवाब तलब किए जाते हैं और स्थितियां सुधारने हेतु लोकसभा सदस्य मांग भी रखते हैं। विंटर सेशन हो या मानसून सेशन, लेकिन वित्तीय बजट सत्र में केवल सभी की उपस्थितियों में वित्त मंत्री जी ही बजट किस प्रकार से देश को दिलाया जा रहा है, आने वालों में दिनों में इस बजट क्षेत्र का क्या क्या लाभ, इस नीतियों की क्या क्या लाभांशता देशवासियों को प्राप्त होगी या सरकार को भी किस तरह से आगे बढ़ने के लिए स्थितियां उपलब्ध होगी, इस सभी बातों का वित्तीय क्षेत्र का जायजा लेने के बाद सभी सदन को कहलाया जाता है। ये हो गया हमारा सेशन, सत्र। अब सत्र के बाद, अब जैसा कि सत्र की परिभाषा देखते हैं हम, संसद का सत्र जब शुरू होता है, मिसाल के तौर पर जब जिस तारीख को शुरू हुआ उसके बाद प्रथम बैठक हो चुकी, प्रथम बैठक के बाद सत्रावसान, प्रथम बैठक के बाद जब सत्रावसान हुआ, इसके बिचौला जो काल था उस काल को अवकाश काल कहलाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम सदन का, सत्र के बैठक में सदन का प्रत्येक दिन आहूत किया जाता है, यानी हर संसदीय सदस्य को उस सत्र में रहने के लिए आदेशात्मक आदेश दिलाया जाता है। वो पार्टी का व्हिप कार्यालय के द्वारा हो या राष्ट्रपति जी के कार्यालय द्वारा हो, यह सभी पार्टियों के नेताओं के अपने अपने प्रेजेंटेशन स्थितियों के द्वारा हो। इसके बाद देखते हैं सदन, जब सत्र की बैठक शुरू है, जैसा कि एक सत्र में 2 बैठकें दर्शाई गई है। जो सत्र की पहली बैठक शुरू होती है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद एक हवर्स का जो अवकाश मिलता है, वो भोजन के लिए, नाश्ता पानी या थोड़ा समय रहता है। उसके बाद दूसरी बैठक वही सत्र में शुरू होती है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस तरह से सत्र का कामकाज चलाया जाता है और इस सत्र के कामकाज को स्थगन स्थितियों के द्वारा, स्टॉप करने के द्वारा सत्र को विघटन या रुकवाई की जाती है। अब जैसा कि संसद की बैठक को सदन द्वारा या सत्रावसान द्वारा समाप्त किया जाता है। अब सत्रावसान का मतलब क्या हुआ? सत्रावसान का मतलब हुआ एक दिन के एक सत्र में 2 बैठकें
जो 11 से लेकर एक तक बैठक चली, दूसरी बार 2 से लेकर 6 बजे तक चली। इसके बाद आज का सत्र अवसान हो चुका है। आज का सत्र का विघटन हो चुका है या आज के सेशन को स्थगन दिया जा रहा है, स्थगिति दी जा रही है। इसके मुताबिक सत्र की बैठक को रुकवाई की जाती है, स्टॉप किया जाता है। उसके बाद जब अनिश्चितकालीन स्थगन प्रस्ताव या अनिश्चितकालीन कार्यवाही के तौर पर स्थगन किया जाता है या सदन में अनिश्चितकालीन स्थगन के द्वारा सदन को बैठकों को विघटित किया जाता है। जब पहली बैठक होने के बाद ऐसी स्थितियां होती है कि दूसरी बैठक कब होने वाली है, ये स्थितियों का पता सदनीय या सदन के सदस्यों को पता नहीं होता। उस स्थितियों को अनिश्चितकालीन स्थगन के तौर पर माना जाता है। अब बाकी की बातें संसदीय चर्चा की हम कल की क्लास में करेंगे। जैसा कि मैं मानता हूं स्टूडेंट या दर्शकों, हो सकता है कि एक संसदीय कार्य प्रणाली की स्थितियां किस तरह से चलाई जाती है, इसके बारे में आपने इस ध्यान के द्वारा कुछ अवगतिकरण जरूर करवाओगे। तो चलिए, आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।